चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है इसको। और इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य जो भी और जानकारी है मैप से रिलेटेड, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा मैंने एक छत्तीसगढ़ का मैप किस प्रकार से बनाना है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर के वो वीडियो पहले देख लीजिए। ये जो मैप बना हुआ है इसको हमको कैसे बनाना है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करना है, आसपास में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है, ये सभी जो छोटा मोटा जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा राजनांदगांव जिले कौन कौन से राज्य को स्पर्श करता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो बना हुआ है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, तो पहला तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ है उसका घटनाक्रम, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस प्रकार से किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और थोड़ा बहुत जो सामान्य परिचय है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद देखिए, मेन हमारा जो भूगोल वाला सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना मतलब कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और बहुत बेसिक से समझने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, देखो ये टॉपिक आपसा मतलब आपका इससे रिलेटेड है। और अगर ये दोनों आपको क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपको छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मानकर चले कि लगभग ये तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद छत्तीसगढ़ में जलवायु, छत्तीसगढ़ में जलवायु, फिर इसके बाद आपका अपाह तंत्र। ठीक है, अब देखेंगे तो लगभग ये भी आपका ये इससे रिलेटेड होगा, फिर ये लगभग इससे। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का नदी अपाह तंत्र हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे जलप्रपात देखेंगे, फिर प्रमुख बांध एवं परियोजना देखेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिलेटेड है। ठीक है, जलवायु समझ रहे हैं, फिर अपाह तंत्र पढ़ेंगे तभी तो हम लोग जलप्रपात को देखेंगे, तभी तो हम लोग बांध एवं परियोजनाओं को देखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ की सिंचाई देखने के लिए हमको ये सभी पता होना चाहिए, ऊपर ये आपका अपाह तंत्र जलप्रपात ये सभी पता होना चाहिए, तभी हम लोग छत्तीसगढ़ में सिंचाई को समझेंगे। फिर सिंचाई समझ में आ गए तो कृषि समझेंगे, उद्यानिकी समझेंगे, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सभी को हम लोग, फिलहाल ये आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट हो जाता है तो इन सभी को हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखेंगे। वन्य जीव एवं वन्य संपदा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खनिज देखेंगे, उद्योग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपका, खास करके खनिज उद्योग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिवहन भी देखेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा बहुत इसको देखने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन देखेंगे, शिक्षा, जनजातियाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, लोक कला संस्कृति, इसको भी समझने वाले हैं। पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो नए जो योजनाएं हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे और डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद देखिए बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, पंचायती राज, नगरीय निकाय और छत्तीसगढ़ के इतिहास और कुछ और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे इनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का आपका और लगभग 20 वीडियो के आसपास इसका जा सकता है, लगभग 20 वीडियो या 15 से 20 वीडियो के लगभग वो जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में इसको भी हम लोग समझने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो मैप मैंने समझाया आपको, मैप किस प्रकार से बनाना है उसका वीडियो अब बना हुआ है, पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ जानकारी, इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा जिला कौन सा पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही और सबसे बड़ा जिला आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला आपका ये गौरेला पेंड्रा मरवाही और सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, राजनांदगांव। ठीक है, अब इसको देखें, छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिले, छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या अभी कितनी है, 10 है। भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है, भू आवेष्टित का मतलब देखो इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि ये आप सरगुजा देखेंगे। ठीक, ये सरगुजा है, देखिए यहाँ पे ये सरगुजा है, तो सरगुजा को देखिए किसी अन्य राज्य से स्पर्श ये कर रहा है क्या, सरगुजा किसी अन्य राज्य से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भू आवेष्टित बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे जसपुर की बात करें तो इधर देखेंगे तो हम झारखंड, यहाँ पे झारखंड समझेंगे, इधर उड़ीसा समझेंगे, इधर झारखंड, इधर नीचे में उड़ीसा है, तो ये अन्य राज्यों से स्पर्श कर रहे हैं, अन्य राज्यों के सीमा से इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका भू आवेष्टित नहीं होगा, जबकि भू आवेष्टित कौन सा है, आपका सरगुजा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कोरबा है, इसी प्रकार से आपको ये जांजगीर चांपा है, ये बिलासपुर है, यहाँ पे
आपका बलौदा बाजार हो गया, ये रायपुर है, यहाँ पे दुर्ग है, ये बेमेतरा हो गया, ये बालोद हो गया। तो ये सभी क्या है, भू आविष्ठित है। और यहाँ पर ये आपका दंतेवाड़ा भी भू आविष्ठित है। अब कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्ठित जिले हैं, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 10 भू आविष्ठित जिले हैं, ठीक। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये हो गया, मतलब आपका सरगुजा एक भू आविष्ठित ये जिला हो गया, सरगुजा है। आपका कोरबा है, ये जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और यहाँ पे दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या चीज़ है, भू आविष्ठित जिले हैं। याद रखिएगा, सभी के सभी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्ठित जिले हैं, निम्न में से कौन सा भू आविष्ठित जिला नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। अब देखिए, 3 पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, हमको छत्तीसगढ़ का वो जिला बताना है जो कि 3 अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे अगर इस प्रकार से जसपुर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन आप लोग बना देंगे, तो इधर क्या रहेगा, ये उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा। यहाँ ऊपर में आप लोग इस प्रकार से बलरामपुर में एक इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ऊपर उत्तर प्रदेश है, ये आपका झारखंड है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है। बीजापुर में इस प्रकार से एक आप लोग लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है, ये क्या चीज़ है, तेलंगाना है। और यहाँ पे राजनांदगांव में एक इस प्रकार से आप लोग लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपका, महाराष्ट्र। और यहाँ पे एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से इसके आसपास में कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये उड़ीसा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हैं, कौन कौन से राज्य हैं छत्तीसगढ़ के आसपास में, ये भी पता होना चाहिए। देखेंगे तो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो छत्तीसगढ़ 7 अन्य राज्यों के साथ घिरा हुआ है। अब इसमें जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पे मैंने बनाया है उसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे कि आप बात करते हैं यूपी, तो यूपी को मैंने यहाँ पे बलरामपुर में बनाया है। देखो बलरामपुर को इधर भी मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा ये वाला जगह मैंने बलरामपुर का यहाँ पे छोड़ा हुआ है। इसलिए छोड़ा है मैंने क्योंकि आपका मध्य प्रदेश भी बलरामपुर को स्पर्श करता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश भी बलरामपुर से लगा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। छोटा सा जगह आपको हालांकि दिखाई दे रहा है लेकिन मध्य प्रदेश आपका बलरामपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और ये तो आपका फिलहाल मध्य प्रदेश हो गया, फिर यूपी आपका इधर से आपका सिर्फ बलरामपुर को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। फिर ये झारखंड हो गया, झारखंड नीचे में आपका ये उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। तो जहाँ जहाँ से मैंने लाइन खींचा, जैसे आपका राजनांदगांव है तो राजनांदगांव से मैंने यहाँ पे लाइन बनाया है, यहाँ पे बीजापुर से, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से। तो ये सबको मैंने बनाया, तो इसको आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए आप लोग 3 पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करने वाला, एक तो ये आपका बलरामपुर है। अब कैसे है देखिएगा, मैंने क्या बोला, इधर से मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है यहाँ पे, ठीक। ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं ये वाले भाग में। इसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं, कौन, आपको बलरामपुर। ये बलरामपुर क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाया, उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाया और यहाँ से झारखंड से भी सीमा बना रहे हैं। तो 3 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है कौन सा है, बलरामपुर। एक तो बलरामपुर है और दूसरा आपका ये आपका सुकमा, ठीक है। देखो सुकमा में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे तेलंगाना में इधर से सीमा साझा कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के साथ इधर से और इधर उड़ीसा के साथ। तो ये आपका सुकमा, ठीक है, ये सुकमा और ये बलरामपुर। तो सुकमा और बलरामपुर 2 ऐसे जिले हैं जो कि 3 अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सुकमा और बलरामपुर याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, 2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न बने तो आपको वहाँ पे अनुमान लगाना है। जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पे अगर मैं जसपुर की बात करता हूँ तो जसपुर यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका जसपुर झारखंड से सीमा साझा कर रहे हैं, यहाँ तक झारखंड से। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा से सीमा साझा कर रहे हैं, मतलब कि 2 अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने लगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे ये बीजापुर की बात करते हैं, ठीक है, बीजापुर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने एक लाइन खींचा, तेलंगाना इधर है, महाराष्ट्र इधर है, तो ये भी महाराष्ट्र और तेलंगाना से। तो इस प्रकार से आपका अनुमान लगाना है।
यहाँ पे इसकी बात करते हैं, राजनांदगांव की बात करते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से, यहाँ पे महाराष्ट्र से सीमा साझा कर रहे हैं दोनों साइड से, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसको अनुमान लगा लेना है कि हाँ कहाँ कहाँ से किस प्रकार से सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले के अगर नाम पूछा जाएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में आपका एक सुकमा आएगा और दूसरा है बलरामपुर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे मध्य प्रदेश से, यहाँ पे झारखंड से। ठीक है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे उड़ीसा से और यहाँ पे आपका तेलंगाना से। ठीक है, तीनों साइड से इस प्रकार से सीमा साझा यहाँ पे कर रहे हैं। तो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन सा? एक तो सुकमा है, दूसरा बलरामपुर है। सीमांत जिला एवं तहसील, देखो सीमांत जिला एवं तहसील, अब इसको देखिए, सीमांत मतलब सीमा अंत, मतलब कि सबसे अंतिम छोर पर कौन कौन सा जिला और कौन कौन सा तहसील है। अब अगर हम बात करते हैं पूर्व में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में, मतलब कि पूर्व का जो अंतिम बिंदु है वहाँ पे कौन सा जिला या फिर कौन सा तहसील है। अगर जिला की बात करते हैं तो यहाँ पे जसपुर है। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपका? जसपुर है। जसपुर, और अगर आपसे अगर तहसील पूछ दिया जाएगा फिर भी आपको जसपुर लेना। ठीक है, जसपुर तहसील या फिर जसपुर आपका जिला। तो ये आपका पूर्व दिशा में हो गया। उत्तर में बात करें तो यहाँ पे बलरामपुर है। ठीक है, बलरामपुर के यहाँ पे रामानुजगंज, जो रामानुजगंज है बलरामपुर का, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे रामानुजगंज। ठीक है, रामानुजगंज आपका ये उत्तर में मतलब सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है वो कौन सा है? रामानुजगंज आपका बलरामपुर का। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें, इधर पूर्व का देख लिए। ठीक है, पूर्व का हम लोग देखें, उत्तर का देख लिए। अब दक्षिण में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सुकमा है। ठीक है, दक्षिण में अगर हम सीमांत जिला की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? सुकमा है। ठीक है, यहाँ पे कोंटा तहसील है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या चीज़ है आपका? ये कोंटा है, कोंटा तहसील। तो सुकमा का जो कोंटा तहसील है वो आपका दक्षिणतम बिंदु है। अब अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पे बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का ये भोपालपट्टनम, यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे बीजापुर में भोपालपट्टनम है, भोपालपट्टनम। तो जो भोपालपट्टनम है वो आपका अंतिम बिंदु है पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ का। तो सीमांत जिला एवं तहसील अगर पूछा जाएगा तो ये चारों को आप लोग को याद रखना है। आपका उत्तर दिशा में हम लोग बात किए हैं बलरामपुर, आपका तहसील में रामानुजगंज। नीचे में हम लोग बात किए हैं कोंटा तहसील, सुकमा जिला। पश्चिम में बात किए हैं बीजापुर जिला और भोपालपट्टनम तहसील, और यहाँ पे जसपुर जिला, जसपुर तहसील। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी एवं सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य, हमको राज्य बताना है जो कि छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी और सबसे कम सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था, यहाँ ऐसे लाइन खींचे थे, ये आपका उड़ीसा था। ठीक है, इधर आपका झारखंड था। देखिए, ये आपका क्या था? झारखंड। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, इधर आपका एमपी, या यहाँ आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी एवं सबसे कम सीमा साझा करने वाला हमको राज्य का नाम बताना है। छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी दूरी और सबसे कम दूरी का सीमा साझा कहाँ कहाँ से कौन कौन से राज्य करते हैं। देखिए, यहाँ से एक ये उड़ीसा इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे लंबी दूरी का सीमा साझा यहाँ पे ये उड़ीसा कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी दूरी का सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये उड़ीसा हो गया सबसे लंबी दूरी की सीमा साझा करने वाला। अब इसके अलावा वो देखिए सबसे कम दूरी का सीमा साझा करने वाला, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश। एक मिनट, ठीक है, आंध्र प्रदेश देखिए सबसे कम दूरी का सीमा साझा करने वाला कौन सा है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे दोनों आपको मतलब राज्य का नाम लिखना है। देखो यहाँ पे राज्य बोला है तो 2 राज्यों का नाम लिख लेना है। कौन कौन सा? एक तो आंध्र प्रदेश जो कि सबसे कम सीमा साझा कर रहा है, और सबसे अधिक लंबी दूरी की सीमा साझा करने वाला आपका ये उड़ीसा। तो ये सबसे अधिक, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा, अधिक दूरी की सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ पे आपका सबसे कम, ठीक है, सबसे कम आंध्र प्रदेश। तो ये 2 राज्यों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वे जिले, ठीक है, 2 जिले के नाम बताना है जो कि अन्य राज्यों से सबसे अधिक एवं सबसे कम सीमा साझा करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे जिले के नाम बताने हैं जो कि अन्य राज्यों के साथ सबसे अधिक दूरी का और सबसे कम दूरी का सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये जो बलरामपुर है यहाँ पे,
तो ये जो बलरामपुर है ये अन्य राज्यों के साथ सबसे लंबी दूरी का यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो कि सबसे लंबी दूरी का सीमा साझा कर रहा है अन्य राज्यों के साथ। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जब ये धमतरी को देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो धमतरी सबसे कम दूरी का सीमा साझा करता है अन्य राज्यों के साथ। तो ये बलरामपुर और ये धमतरी, ये दोनों को याद रखेगा। ठीक है, ये ऐसे जिले हैं जो कि सबसे अधिक और सबसे कम दूरी का सीमा साझा करते हैं किसी अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं इन दोनों में। किन दोनों में कन्फ्यूज़ रहते हैं? ठीक है, इसमें और इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका राज्य पूछा है और यहाँ पे आपका जिला पूछा है। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जिला पूछा गया है, जबकि यहाँ पे राज्य पूछा गया है। ठीक है, हमारे भारत में वो कौन सा राज्य है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सबसे अधिक और सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी या फिर सबसे अधिक दूरी की सीमा साझा करने वाला राज्य यहाँ पे उड़ीसा है, और सबसे कम दूरी की सीमा साझा करने वाले यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोग समझें। इसी प्रकार से वे जिले का नाम बताना है जो कि सबसे अधिक एवं सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम सीमा साझा। तो यहाँ पे ये हमारा बलरामपुर सबसे अधिक लंबी दूरी की सीमा साझा कर रहे हैं अन्य राज्यों के साथ, और यहाँ पे आप ये धमतरी सबसे कम दूरी की सीमा साझा कर रहे हैं अन्य राज्यों के साथ। देखिए यहाँ छोटा सा ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन चीज़ों को हम लोग समझें। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बहुत विशेष करके याद रखना पड़ेगा, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। ठीक है, सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा आपका ये गौरेला पेंडा मरवाही, सबसे बड़ा आपका ये राजनांदगांव। भू आवेष्टि जिले में हम लोग 10 ऐसे जिले को देखे हैं। ठीक, यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा नंबर, और कौन कौन सा हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, 3 पड़ोसी राज्यों का सीमा साझा करने वाले हम लोग समझ गए हैं। ठीक, इसको मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जब बनाएंगे तो आपको ये बलरामपुर बन जाएगा, इधर इधर। ठीक है, यहाँ और यहाँ 3 साइड से यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे ये बनाएंगे तो इधर और इधर इधर, ये 3 साइड से ये आपका सुकमा सीमा साझा करेगा। ठीक है, तो बलरामपुर और सुकमा ये 2 हम लोग देखें 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला। सीमांत जिला एवं तहसील हम लोग देखें, यहाँ पे जसपुर देखें, यहाँ पे बलरामपुर देखें, यहाँ पे बीजापुर देखें, यहाँ पे सुकमा देखें। ठीक, सीमांत जिला एवं तहसील। वैसे हम लोग यहाँ पे सबसे लंबी दूरी, सबसे कम दूरी सीमा साझा करने वाला राज्य के नाम हम लोग यहाँ पे देखे हैं, और यहाँ पे जिला को हम लोग समझे हैं। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का स्थिति हम विस्तार देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग भारत की स्थिति हम विस्तार भी देखते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये हमारा भारत है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हमारा भारत है। इस प्रकार से देखो भारत की स्थिति एवं विस्तार कहाँ पे है देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम भारत के भूगोल में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखो ये जो आपको इस प्रकार से जो लाइन दिखाई दे रही है, देखो ये जो आपको लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ठीक है, ये लाइन ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे एंगल बना रहे हैं। ये 30 अंश का, और यहाँ पे 60 अंश का, फिर ये 90 का, फिर 120 का, फिर 150 का, 180 किस प्रकार से ये कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये आपका जितना भी हम लोग खड़ी लाइन देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी खड़ी लाइन देख रहे हैं वो आपका देशांतर रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा जितना भी हम लोग जो खड़ी लाइन यहाँ पे समझ रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। देखिए जितना भी जो खड़ी लाइन हम यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है ना, तो सभी क्या चीज़ है, आपका देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से जितने भी हम लोग इस प्रकार से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग देख रहे हैं ये सभी लाइन आपका क्या चीज़ है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो देशांतर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी आपको खड़ी लाइन दिखाई दे रही है वो आपका देशांतर रेखा है। जितने भी आपको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, तिरछी लाइन दिखाई दे रही है, वो क्या चीज़ आपका अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखो इन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में इसमें आप लोग जो अक्षांश रेखा में अगर हम बात करते हैं तो ये अक्षांश रेखा में इस प्रकार से ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, 23.5 अंश की जो रेखा है। ठीक है, 23.5 अंश की जो अक्षांश रेखा है, 23.5 अंश की जो अक्षांश रेखा है इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। तो कर्क रेखा क्या चीज़ है, 23.5 अंश की जो अक्षांश रेखा है इसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार से देखो एक चीज़ याद रखिएगा ना, उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 अंश की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं इस प्रकार से हम भूमध्य रेखा अगर खींचते हैं, ये क्या चीज़ है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है ये। तो भूमध्य रेखा के ऊपर हम देखेंगे तो उत्तर है, नीचे देखेंगे तो दक्षिण है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर में ये क्या उत्तर है, नीचे में दक्षिण है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या समझे हैं,
23.5 अंश की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 अंश की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण साइड में क्या चीज़ है आपका, 23.5 अंश की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, ये इक्वेटर है आपका। ठीक है, तो भूमध्य रेखा ये हो गया, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस प्रकार से है ये। अब देखिएगा जो 23.5 अंश की जो क्या है अक्षांश रेखा है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कर्क रेखा बोल रहे हैं। तो ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत से इस प्रकार से होकर गुजरती है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये भारत है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भारत है, तो ये भारत से इस प्रकार से ये 23.5 अंश की जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, वो गुजरती है। मतलब ये हम लोग समझे हैं कि हमारे भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, ये कर्क रेखा गुजरती है, ना तो हमारा भारत से ये भूमध्य रेखा गुजरती है और ना ही मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग जब देखेंगे भारत का स्थिति एवं विस्तार में या फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार में, तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक कर्क रेखा मिलेगा। ठीक है, कर्क रेखा वहाँ पे आपको मिलेगी, और उसके अलावा बहुत सारी आपको अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो है मिलेंगी। ठीक है, और आपका देशांतर रेखा भी मिलेगी। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा इसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि इस प्रकार से जो मैं भूमध्य रेखा बोल रहा हूँ, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने भी जो रेखाएं हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो आपको हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा ये क्या चीज़ है आपका, उत्तरी अक्षांश रेखा। जितना भी हम लोग इस प्रकार से जो लाइन देखेंगे यहाँ पे, एक सब क्या चीज़ है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। नीचे में जो लाइन हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। लेकिन दक्षिणी अक्षांश रेखा से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ काम है उत्तरी अक्षांश रेखा का। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि हमारे भारत से हमारे छत्तीसगढ़ से सिर्फ उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, इसी वजह से हमको सिर्फ उत्तरी अक्षांश रेखा का काम है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये वाला जो 0 डिग्री का आपका जो ये आपका देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस 0 डिग्री के देशांतर रेखा के राइट साइड में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, मतलब कि पूर्व दिशा में हम लोग जब देखेंगे, ईस्ट में जब हम लोग देखेंगे, तो सिर्फ ये इन्हीं लाइन का हमारा यूज़ है। ठीक है, मतलब कि पूर्व में जितनी भी जो रेखाएं हैं उन्हीं का हमको यूज़ करना है, बाकी इधर का आपका पश्चिमी जो भी रेखाएं हैं उनका कोई काम नहीं है। मतलब कि जब भी मैं बोलूँगा यहाँ पे आपका अगर देशांतर रेखा की बात करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, पूर्वी देशांतर रेखा में बोलूँगा, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा बोलूँगा। और अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करता हूँ तो मैं हमेशा उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करूँगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करूँगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार या फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या समझना है, वहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे हम लोग हमेशा उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करेंगे और पूर्वी देशांतर रेखा की बात करेंगे। मतलब कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत या फिर हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है, इस बात को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा छत्तीसगढ़ एवं हमारा भारत स्थित है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये हम लोग क्या समझें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। तो अब यहाँ पे हम लोग जो भी रेखाएं देखेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 23.5 अंश की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 अंश की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा हम लोग देखते हैं उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। लेकिन मकर रेखा हमारा कोई काम का नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे मकर रेखा इधर दक्षिण साइड में है, तो इसका हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, हमको बस काम किसका है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, चलिए, तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा क्या बोल रहे हैं, कर्क रेखा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि 82.5 अंश की जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ये सभी रेखाओं का हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे। तो 82.5 अंश की जो पूर्वी देशांतर रेखा है इसको मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। चलिए देखिए, अब इसके बाद ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब वो कर्क रेखा, 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर रेखा मतलब ये मानक समय रेखा। तो ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, इन दोनों का जो कटान बिंदु है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है। ठीक है, ये दोनों का कटान बिंदु इस वाले पॉइंट पे, मतलब कि ये कहाँ पे है, कोरिया में है। तो इसको याद रखिएगा, कोरिया में आपका इन दोनों का कटान बिंदु है, किसका, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा।
ठीक है, तो इसको आप लोग विशेष करके याद रखें। अब देखो इसके अलावा ये जो कर्क रेखा है कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे ये कोरिया से होकर गुजर रही है, ठीक है, कोरिया से होकर यहाँ गुजर रही है, फिर यहाँ पे सूरजपुर से, फिर यहाँ पे बलरामपुर से। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर ये 3 जिले से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। इसी प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, देखो यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा ये कौन कौन से जिले से होकर गुजर रही है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे सूरजपुर है, सूरजपुर से गुजर रही है, फिर कोरिया से गुजर रही है, फिर यहाँ पे कोरबा से गुजर रही है, यहाँ पे जांजगीर चांपा से, ये बलौदा बाजार से, फिर ये महासमुंद से, फिर ये गरियाबंद से। तो इन सभी जिले से होकर गुजर रही है कौन सा, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। अब देखो इनको आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जिले से होकर के नहीं गुजरती है, मतलब कि आपका भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से कौन से जिले से नहीं गुजरती, इस प्रकार से प्रश्न बनता है, ठीक है। वैसे ही आपका कर्क रेखा निम्न में से कौन से जिले से नहीं गुजरती है, इससे प्रश्न बनता है। तो इन एक एक जिले को आपको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जब हम छत्तीसगढ़ का मैप वगैरह बनाएंगे तो ऐसा लगता है उसमें कि हाँ ये बिलासपुर से भी होकर गुजरती होगी, रायपुर से भी होकर गुजरती होगी, ये धमतरी से भी होकर गुजरती होगी, तो ये कन्फ्यूज़न होता है। आप लोगों को मैक्सिमम जब कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे खास करके बिलासपुर से, रायपुर से और यहाँ पे धमतरी से, ये 3 जिलों में बहुत अधिक कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तीनों जिलों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मतलब तीनों में से होकर गुजरती होगी ऐसा हमको लगता है, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग इसको विशेष करके याद रखेंगे, इन तीनों का नाम देख लीजिए, नहीं गुजरती यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जिले से इस प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा गुजर रही है। यहाँ पे 3 जिले से यहाँ पे कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। ये दोनों का कटान बिंदु आपको यहाँ पे कोरिया में है, ठीक है। तो ये हम लोग ये दोनों को समझ लिए। अब देखिए इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार का हमारा जो मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें हम लोग आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए अगर पूर्व की बात करें, छत्तीसगढ़ का पूर्व दिशा में अगर हम विस्तार की बात करें, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सीमांत जिला एवं तहसील हम लोग देखे हैं, ठीक है। पूर्व में आपको यहाँ पे जसपुर है, यहाँ पे बलरामपुर है, यहाँ पे सुकमा है, यहाँ पे आपका ये बीजापुर ना, यहाँ बीजापुर है, ये आपका जसपुर है या बीजापुर है, यहाँ पे सुकमा है, यहाँ पे बलरामपुर है, इस प्रकार से हम लोग इसको देखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जसपुर में, ठीक है, जसपुर में 84 डिग्री, ठीक है, 84 डिग्री 25 मिनट की जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। ये आपको क्या चीज़ है, 84 अंश 25 मिनट की जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 84 अंश 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से जसपुर से होकर यहाँ पे मतलब स्पर्श करते हुए गुजर रही है। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो 80 अंश 15 मिनट, ठीक है, 80 अंश, देखो हालांकि हमको इसको पहले बोलना चाहिए ना, 80 अंश 15 मिनट, ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट का जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपका यहाँ बीजापुर से गुजर रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखेंगे और इसको देखेंगे, तो इसको आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, कम से कम इतना याद रखिए 80-84, ठीक है, 80-84। तो ये जो पूर्वी देशांतर रेखा, देखो इसको भी हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा ही बोलेंगे ना, इसको पश्चिम देशांतर रेखा आपको नहीं बोल देना है, क्योंकि पश्चिम साइड में है से तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। क्योंकि हम लोग जब हम लोग देखते हैं ना ग्लोब में, हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग किस में स्थित हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं, मतलब कि वहाँ पे हमेशा उत्तर और पूर्व ये दो ही दिशा के बारे में, मतलब उत्तर और पूर्वी आपको जो रेखा है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे उत्तरी अक्षांश रेखा हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे, यहाँ पर पूर्वी देशांतर रेखा और यहाँ पर फिर भी फिर से पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये उत्तरी और पूर्वी इसी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पश्चिम साइड में अगर हम बात करते हैं, पश्चिम है तो ये पूर्वी देशांतर रेखा कितने अंश की, 80 अंश 15 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे 84 अंश 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। वैसे अगर हम दक्षिण में बात करते हैं तो 17 अंश 46 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, 17 अंश 46 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। और वैसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो 24 अंश 5 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पे बलरामपुर से गुजरती है, ठीक है। तो इन चारों को आपको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है या फिर छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है हमारे भारत में या फिर पूरे विश्व में कहाँ पे है, तो ये आपका इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो याद कैसे रखेंगे, 17 24 80 84, ठीक है, 17 24 80 84, 17 24 80 84, इसको आप लोग रट लीजिए कैसा भी करके, ठीक है। देखो अगर मानकर चले इधर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, 17 46 अगर नहीं याद में आ रहा है फिर भी आप कम से कम 17 याद आना चाहिए, 17 24 80 84 इतना तो याद आना ही चाहिए। और बहुत ईजी आप लोग देखेंगे तो, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 5 15 ये है और ये 25 है, 5 15 25 प्रकार से आप लोग देखेंगे तो 5 15 25 ऐसे है, ठीक है, 5 15 25 इस प्रकार से इन तीनों को तो आप लोग याद रख ही सकते हैं, बहुत ईजी है, 5 15 25, ठीक है। और ये इसको 46 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 17 24 80
84, ठीक है, इस प्रकार से। और आप यहाँ पे 5, 15, 25 ऐसे इसको याद रख लेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का हम लोग इसको देख लिए। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम भारत के क्षेत्रफल का अगर कितना प्रतिशत है बोले तो 4.11%। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये 4.11% छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है। मतलब कि भारत के क्षेत्रफल का 4.11% हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। अब बच्चे कंफ्यूज इस बात पे होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जनसंख्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखते हैं 2,55,00,000, मतलब कि इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं 2,55,45,198। ये क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ये 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की क्या है जनसंख्या, 2,55,45,198, 2,55,45,198 हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। और ये भारत की जनसंख्या का 2.11% है। और वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्रफल है और ये जनसंख्या है। ठीक है, ये क्षेत्रफल और ये जनसंख्या। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज इस बात पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 4.11% है, यहाँ पे 2.11% है। तो जनसंख्या में अगर हम बात करते हैं तो ये कम है। ठीक है, जनसंख्या में 2.11% है। जनसंख्या में अगर हम बात करते हैं हमारे भारत देश का कितना प्रतिशत है हमारा छत्तीसगढ़, तो ये क्या है 2.11%। ठीक है, और क्षेत्रफल में बात करते हैं तो 4.11%। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है और ये जो जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ की, ये हमारी भारत की जनसंख्या का 2.11% है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है और हमारे भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमेशा बच्चे इस दोनों में कन्फ्यूज़ करके उल्टा पुल्टा मार के आ जाते हैं। अभी मैंने मतलब टेस्ट भी लेता हूँ तो वहाँ पर भी बच्चे क्या करते दोनों को यहाँ इसका इसमें मार देंगे, इसका इसमें मार देंगे। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, याद रखिएगा। अब देखो स्थान में अगर बात करें तो 9वें स्थान पर हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरे भारत देश में अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार तो 9वां स्थान रखता है। ठीक है, भारत में 8 और बड़े बड़े राज्य हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा, 8 और बड़े राज्य हैं हमारे भारत में। ठीक है, हमारा 9वां स्थान में आता है, हमारा छत्तीसगढ़ 9वां स्थान में आता है। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ 16वां स्थान पे आता है। मतलब कि और 15 बड़े बड़े ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ से अधिक है। हमारा स्थान है 16वां स्थान। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार। चलिए, तो ये 3 पॉइंट इसका और 3 पॉइंट इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल याद रख लीजिए 1,35,191, जनसंख्या याद रख लीजिए 2,55,45,198। ठीक है, 2,55,45,198 और जनसंख्या का 2.11% हमारे छत्तीसगढ़ में है और वैसे भारत के क्षेत्रफल का 4.11% हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 4.11% हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। 9वां स्थान इसमें और 16वां स्थान इसमें। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम लंबाई 435 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो 435 किलोमीटर। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ का चौड़ाई। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई या फिर पश्चिम से पूर्व की लंबाई 435। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, यहाँ से अगर यहाँ की बात करता है, ठीक है, तो ये आपको 700 से 800 किलोमीटर लेना है। किसी किसी बुक में सिर्फ 700 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 700। तो अगर ये भी आपका गलत नहीं है, अगर आपसे प्रश्न पूछा मतलब प्रश्न ऑप्शन में आपको 700 दिया रहेगा फिर भी सही है, और अगर 700 नहीं दिया है 700 से 800 इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो वो भी सही है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब 700 से 800 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इतने पॉइंट को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा। और इसको तो हम लोग देख लिए हैं। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा जो कटान बिंदु है वो कोरिया जिले में है। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कहाँ है, कोरिया जिले में है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा। इसको तो हम लोग पहले भी समझ लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार वाला ये टॉपिक है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ होगा तो उसको मैं आपको आगे पीछे बता दूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार में लगभग ये टॉपिक हमारा कवर होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर अगले वीडियो में। इसका जो टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, टेस्ट आपको सभी को दिलाना है। ठीक है, हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं एक टेस्ट वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वो टेस्ट आपको दिलाते हुए जाना है। ठीक है।